सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के साथ। CIA 3 पुलिस ने बड़ी कामयाबी की हासिल। IOCL रिफाइनरी में कंस्ट्रक्शन कंपनी MRL के अधिकारियों को धमकी देकर मंथली मांगने की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। पानीपत में सड़क हादसे नहीं ले रहे रुकने का नाम, आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसों में गंवारा जान। संभालका में करहंस के पास GT रोड स्थित राणा ढाबे के सामने पॉपलाइन ड्राइवर को ट्रक चालक ने मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। संभालका में करहंस के पास GT रोड स्थित राणा ढाबे के सामने पॉपलाइन ड्राइवर को ट्रक चालक ने मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। डंपर चालक मौके से हुआ फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पानीपत वार्ड 11 के शिव चौक से सनसनीखेज वारदात आई सामने। दोस्तों ने शराब के नशे में हुई कहासुनी में युवक की कर डाली हत्या, खुशी गार्डन के पास ड्रेन के किनारे मिला युवक का शव। CCTV फुटेज और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोस्तों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। संभालका चुलकाना रोड स्थित शमशान घाट के पीछे बने नाले में अर्धनग्न अवस्था में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिजवाया पानीपत डेड हाउस, करवाया शव का पोस्टमार्टम। जिले में तेजी से फैलता कोरोना संक्रमण, लगातार बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सैंपलिंग की संख्या। जिले में अब तक 57 लोग हार चुके हैं कोरोना से जंग। 4 महीने बाद हुई निगम हाउस की हंगामेदार बैठक में हुए भ्रष्टाचार के खुलासे, विधायक ने पेश किए सबूत। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। फिलहाल मिनी सेक्रेटेरिएट के फिलहाल सरल केंद्र के बाहर हम खड़े हैं और इसके अंदर आपको दिखाएंगे जहां दिन प्रतिदिन जो कोरोना के पेशेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव केस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक यहाँ पर जो है एक सरकार द्वारा ऑफिशियल पोस्टर लगाया गया है मुख्यमंत्री का, उस पर ये भी है सावधानी ही कोरोना से बचाओ और बार बार हाथ धोएं, मास्क अवश्य पहनें और ख़ास तौर पर 2 गज की दूरी बनाए रखें, छींकते खांसते समय अपने मुंह नाक टिश्यू के रुमाल से ढकें। लेकिन फ़िलहाल सरल केंद्र के हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर अब कोरोना से लोग जीना सीख रहे हैं या क्या कारण है। अब पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ गाइडलाइन दी गई है कि आप सारे नॉर्म्स को पूरा करें, 2 गज की दूरी को बनाए रखें, मास्क पहनें, लेकिन लोग अपने काम के लिए आ रहे हैं। जहाँ सरल केंद्र पर जहाँ जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देते नज़र नहीं आ रहे, जिससे ये कोरोना की चेन टूटती नज़र आ रही है। और यही कारण है कि आए दिन लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और ये वेटिंग हॉल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ़िलहाल वेटिंग हॉल पर जहाँ लोग अपने काम के लिए यहाँ पर आए और जहाँ तो कहाँ से आए माता जी? हम डाबर कॉलोनी से। क्या करवाने के लिए आए? ये इसका कोई कमाने वाला नहीं, कोई खाने वाला, इससे बात कर, इससे कर। क्या करवाने के लिए आए थे माता? राशन कार्ड करवाना आए थे, कुछ भी नहीं करा किसी ने। 1 रुपये का राशन भी नहीं मिलता हमें ना। डिपो वाले क्या कह रहे हैं? राशन अच्छा, राशन हाँ मिलता नहीं, डिपो वाले भी नहीं देते। ये कार्ड नहीं बनाया फिर? ये बनाया, इसमें कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा हाँ। तो आज यहाँ आए, कोरोना इतना फैल रहा है, आपको पता है? फैल तो रहा है, पता तो जाना करना तो पड़ेगा ना कोई ना, बच्चे ना कोई आदमी। मेरा तो मैं तो अकेली हूँ, अच्छा, फिर भी कोई नहीं दे रहा राशन, बता क्या करेंगे। माता जी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को तो इजाज़त भी नहीं है कि आप ना आए। ये इसलिए कह रखा है कि ज़्यादा, क्योंकि कोरोना से बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए बाहर न निकलें। बाहर तो ना निकले, मजबूरी मतलब निकलना पड़ा आयो। हाँ, किसी का सहारा ही नहीं, और नहीं किसी का सहारा नहीं है। अच्छा, रोटी तो खानी है ना राशन मिलता, ना इन्हें कुछ मिलता, बेचारे क्या करेंगे यार। डाबर कॉलोनी से महिला हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बना है, उसको लेकर के यहाँ पर आए हैं। और बुज़ुर्ग महिला है दूसरी तरफ, जहाँ सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा गाइडलाइन है कि छोटे बच्चों और जो है बड़े बुजुर्ग आदमियों को यहाँ पर न आए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न आए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा कोरोना का ज़्यादा है। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और बड़े बुजुर्ग और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी और जनों से पूछेंगे हम। कहाँ से आए भाई? यहीं से है जी। यहीं से? हाँ जी, पानीपत से ही। अच्छा, क्या करवाने के लिए आए थे? आधार कार्ड चेंज करवाने के लिए। आधार कार्ड हुआ नहीं?
होने वाला है जी, वो थोड़ा नंबर आने वाला, लड़की का नंबर चेंज करवाना है जी। छोटे बच्चे के साथ आए हैं आप यहाँ पर, और आपको पता है कोरोना चल रहा है, ना मास्क है ना किसी चीज़ का, दूसरे परिवार के सदस्यों का। नहीं जी, मास्क पहन रखा है जी, बस और निकाल दिया, लड़की है ना, अभी निकाल दिया था, अभी पहना रखा था। कोरोना ये क्या करके थोड़ा आएगा, कोरोना तो कभी भी आ सकता है, संपर्क में कभी कोई सामाजिक दूरी नहीं है किसी तरह से, ऐसे। हाँ जी, पहनाएंगे, पहना दे इसको। अपने परिवार के लिए सेफ्टी नहीं मानते? हाँ जी, मानते हैं, क्यों नहीं मानते जी, हमने पहन रखे है तो इसे पहना रखे थे जी, वहाँ से दूर भी खड़े हो सकते हैं, कि देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, संपर्क में आने से तो कोरोना फैलता है, फिर भी आप लोग नहीं मानते? नहीं जी, गलती होगी जब पहना रहे हैं इसको बस। ये अब एक कारण यह भी है कि लगातार जो कोरोना का संक्रमण काल बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि आज लघु सचिवालय में सोमवार है एक, और दूसरी तरफ से लोगों की भीड़ है, रुके हुए काम है, जहां लोगों को ये भी कहा गया है कि आप कोरोना के साथ अब जीना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां प्रशासनिक अधिकारी लगातार अपने दावे कर रहे हैं कि उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है और उन पर उनका लगातार ध्यान भी है, बावजूद उसके यहाँ पर ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। इस प्रशासनिक छत के नीचे ही लोग जहाँ इस बात को नहीं समझ रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण लगातार तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। आप भी अपनी राय दें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। फिलहाल पानीपत के लघु सचिवालय के बाहर हम पार्क में खड़े हैं और यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है नगर निगम के खिलाफ। क्या पूरा मामला है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर हमारे साथ हैं, आज यहाँ पहुँचे हैं। कपूर साहब, किस तरह से नगर निगम के खिलाफ आपने ये मोर्चा खोला है, क्या पूरा मामला है? ये नगर निगम पानीपत के अंदर तहत जो है जेबीएम कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका दिया हुआ है पिछले 2.5 साल से। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो मेयर और कमिश्नर यहाँ के करने लग रहे हैं। इस जेबीएम कंपनी को कि शहर को ज़रूरत नहीं है, इस जेबीएम कंपनी की ज़रूरत सिर्फ नगर निगम की मेयर मैडम अमनीत कौर और यहाँ के कमिश्नर और दलाल किस्म के लोगों को है। यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इसी के खिलाफ जो है पिछले साल 4 जुलाई को नगर निगम की हाउस की मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके ये मांग करी गई थी कि इसका ठेका रद्द किया जाए। लेकिन ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए कंपनी पर और पानीपत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया, क्योंकि उस प्रस्ताव को आगे सरकार को भेजा ही नहीं गया। इसका खुलासा कैसे हुआ? जब मैंने आरटीआई लगाई तो तब खुलासा हुआ। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ने हमारे को आरटीआई में जवाब दिया अभी 20 दिन पहले कि हमारे को कोई भी ऐसा प्रस्ताव पानीपत नगर निगम से नहीं आया है। तो इससे खुलासा हुआ कि इसको पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया और इसकी आड़ के अंदर मंथलियाँ सेट करी गई, माहवारी कमीशन खोरी सेट करी गई। और इसके अलावा ये रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद कि ये डिफ़ाल्टर कंपनी है जेबीएम, इसको 18 करोड़ की पेमेंट 1 साल के अंदर जो है कर दी गई। ये भी जवाब दें नगर निगम की मेयर कि क्यों करी गई। इसके अलावा इस जो टेंडर का जो एग्रीमेंट था है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जेबीएम कंपनी जहाँ जहाँ भी कोई फॉल्ट करेगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की दरें भी लिखी हुई हैं। लेकिन मेयर पानीपत जवाब दें कि इस जेबीएम कंपनी को एक भी नए पैसे का जुर्माना आज तक क्यों नहीं लगाया, जबकि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया इसका ठेका रद्द करने के। इसके अलावा टेंडर एग्रीमेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित किया जाएगा पीएमयू, जिसके अंदर उच्च अधिकारी शामिल होंगे। उनकी देख रेख के अंदर ये पूरे प्रोजेक्ट चलेगा। वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जांच करेंगे और जो भी बिल जेबीएम कंपनी देगी उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। लेकिन उस पीएमयू को गठित किए बगैर उनकी बिना किसी वेरिफिकेशन के अभी पिछले 2.5 साल के अंदर 38 करोड़ रुपए की पेमेंट नगर निगम उसको कर चुका है। अक्सर देखा जाता है कपूर साहब कि यहाँ निगम पर जो है इसको ये कहा जाता है कि करप्शन का अड्डा है, और बावजूद उसके अब सरकार दूसरी टर्म शुरू हो चुकी है जहाँ निष्पक्ष, जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, और आज भी आए दिन इस तरह की बातें सामने आती हैं निगम में। तो क्या कहना चाहेंगे?
ये नगर निगम में जो लोगों ने जो है पानीपत की जो मेयर को चुना था, ये एक चंबल घाटी बन चुकी है। क्योंकि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एमएलए बीजेपी के हैं, एमपी बीजेपी के हैं, सीएम बीजेपी के हैं, एमपी प्राइम मिनिस्टर जो है बीजेपी के हैं। इसलिए बेखटके जो बेखौफ होकर ये घोटाले चल रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही। कभी पार्क घोटाला, कभी स्ट्रीट लाइट घोटाला उजागर हो रहा है। लेकिन ये बीजेपी को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो आने वाले चुनावों में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम इस जेबीएम कंपनी के खिलाफ और नगर निगम के भ्रष्टाचारों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे, गोल बंद करेंगे। क्योंकि यहाँ विपक्ष पानीपत के अंदर है नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। ये हम इसको भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं चलने देंगे नगर निगम। अब स्थिति क्या है कि जब जेबीएम को ठेका देने के बावजूद भी शहर के अंदर काफ़ी जगह ऐसे कूड़ा है, डोर टू डोर उठाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, बावजूद उसके यहाँ पर फिर कलेक्शन की जा रही है। आज मीटिंग भी है, क्या लगता है आपको कुछ इसमें सुधार देखने को मिलेगा? हमें उम्मीद है क्योंकि जो हमने खुलासा किया है आरटीआई से और हमने खुली चुनौती दी है मेयर मैडम को, अवनीत कौर जी को, कि वो हमारे जो इन सवालों का जवाब दें। उनके पास कोई जवाब नहीं है। और अब जो यहाँ के जो पार्षद हैं, जिनको पता भी नहीं था कि किस तरीके से ये 22 साल के लिए और किन शर्तों पे जो है धज्जियाँ उड़ाकर यहाँ पर लूट खसूट और कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, हमें उम्मीद है कि यहाँ पर अभी पानीपत के अंदर कई जिम्मेवार पार्षद हैं, वो इसको आवाज़ को जो आरटीआई से खुलासा हुआ है उसको समझेंगे और इस ठेके को रद्द किया जाएगा और पानीपत से गंदगी को दूर करवाया जाएगा। क्या लगता है कि निगम के अलावा जो बाहर सराउंडिंग कुछ बाहर के लोग हैं वो इसमें लिप्त हैं और किस तरह से हैं? इसमें जो ये पहले बात, इसमें कई चरणों का घोटाला है। एक तो ऊपर लेवल का घोटाला है जो खट्टर सरकार ने ठेका दिया बिना नगर निगमों से पूछे, उनकी बिना सहमति के, और 22 साल के लिए ठेका दिया। ठेका इतना लंबा थोड़ी होता है, ठेका 2-4 साल का होता है, 1 साल का होता है। 22 साल का ठेका देने का मतलब ही भ्रष्टाचार है कि उसको सारी ज़िंदगी का ठेका दे दिया है। वो ऊपर लेवल का है। लेकिन अब यहाँ पर नीचे लेवल पे जो मेयर लेवल के हैं या कमिश्नर लेवल के हैं, उन्होंने इसको जो है कमीशन खोरी का एक माध्यम बना लिया है और जनता परेशान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये जो है इनको भुगतना पड़ेगा, परिणाम इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, चाहे जितने भी ये खामोश धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं बीजेपी के विधायक और सांसद। लेकिन ये जनता सब जान रही है, देख रही है, इनको ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब एक चीज़ और सामने आती है कपूर साहब की, जब निगम की मीटिंग होती है कई बार विरोध में पार्षद भी उठ जाते हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो शांत हो जाते हैं। क्या कारण है? वो क्या है कि सभी बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी पार्टी का, एमएलए का, दूसरे नेताओं का उनके ऊपर दबाव रहता है कि भाई ये जो है वो पैचअप कर लेते हैं, या कुछ पार्षदों के कुछ अपने भी इंटरेस्ट होंगे जो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम आंदोलन लड़ रहे हैं ये जनता की ताकत पे लड़ेंगे और जनता की ताकत से ही जो है इस भ्रष्टाचार को हम मुक्त करेंगे यहाँ से नगर निगम से। पूरे मामले में विपक्ष, आपने जैसे कि कहा कि विपक्ष भूमिका में नहीं है, तो आप इसकी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएंगे विपक्ष के तौर? हाँ, हम विपक्ष की भी पोल खोलेंगे, विपक्ष की जिम्मेवारी है। लेकिन आज विपक्ष खत्म हो चुका है पूरे देश के अंदर, चाहे पानीपत में भी हो। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में जो है कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं या इनेलो या जो भी लोग हैं 10 दिन के लिए आते हैं टिकट लेके, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आते, जिसके नतीजा है कि जनता इतनी जो है परेशानियां भुगत रही है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इफ्टू के नेतृत्व में आगे का क्या रणनीति रहेगी यदि नहीं माना? आज से ही हम पर्चे लेकर आए हैं। आज से हमारे तमाम साथी पानीपत की तमाम कॉलोनियों के अंदर पर्चे बांटेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनता को संगठित करेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, घोटालों के खिलाफ, और जागरूक करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे हम पानीपत के अंदर। लघु सचिवालय में आए, आज क्या प्रक्रिया रही? ज्ञापन किस किस के माध्यम से? हमने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज के नाम जो हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब के माध्यम से, जिसको लेने के लिए जो नायब तहसीलदार हैं वो आए थे, मिस्टर कौशिक, वो लेकर गए हमारा ज्ञापन। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब आपका जो ज्ञापन है ये मांग पत्र आज ही हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी को भिजवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीपी कपूर, आरटीआई एक्टिविस्ट। उनका ये कहना है कि लगातार उनका प्रयास है और उन्होंने भाजपा पानीपत में बैठे नेताओं को धृतराष्ट्र भी बताया और साथ के साथ उन्होंने मेयर और निगम अधिकारियों को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि जेबीएम कंपनी का ठेका यदि बंद नहीं किया जाता तो उनकी पुरजोर मांग है और गली गली जाकर नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जागरूक करेंगे और इसके बारे में सरकार की भी पोल खोलेंगे। देखना यह दिलचस्प होगा अब पीपी कपूर का यह दावा
कितना सार्थक साबित होता है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। पानीपत वार्ड 11 के शिव चौक से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 4 दोस्तों ने शराब के नशे में हुई कहासुनी में ही युवक की हत्या ही कर डाली। हत्यारोपी दोस्त वारदात को अंजाम देने के बाद परिजनों के साथ मिलकर दोस्त को ढूंढने का नाटक भी करता रहा। शक होने पर परिजनों ने चारों दोस्तों की शिकायत किला थाना पुलिस में दी, जिसके बाद मृतक युवक का शव खुशी गार्डन के पीछे ड्रेन के किनारे पड़ा मिला। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 32 वर्षीय बबलू अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी 7 साल पहले ही शादी हुई थी और उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। पेशे से मृतक बबलू कावड़ी रोड स्थित फैक्ट्री में माल की छटाई का काम करता था। रविवार को उसकी छुट्टी थी तो वह शाम को किसी का फोन आने के बाद घर से निकल गया। देर रात तक बबलू घर नहीं लौटा तो परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि उसके दोस्त उसे अपने साथ रात को शराब पार्टी के लिए लेकर गए थे। परिजनों ने दोस्तों से बबलू के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। उसके बाद एक दोस्त ने यह कबूल किया कि उन्होंने शराब पार्टी के दौरान हुई कहासुनी के बाद बबलू की हत्या कर दी। रात भाई काम से आया था, उसके बाद अपना खाना खुना खा के अपना बाहर चला गया थोड़ा घूमने फिरने के लिए। उसके बाद ये घर से नहीं आया और हमने कंप्लेंट भी कराई चौकी में। तो आज हमें उसको पता चला कि आज उसके यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। हमें यहाँ पे सूचना मिली हमारे को, डेड बॉडी मिली उसके यहाँ पे। और हमें प्रशासन से हाथ जोड़कर यही विनती है कि जिन्होंने मेरे भाई के साथ ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी कानून सजा दे। हमारी तरफ यही रिक्वेस्ट है। नहीं सर, मेरे भाई किसी से दुश्मनी थी सर। क्या काम करते थे आपके भाई? मेरा भाई सर फैक्ट्री में था जी। क्या नाम था उनका? बबलू नाम था जी, बलराम। पुलिस आरोपियों से हत्या के कारणों व शक के बारे में पूछताछ करती रही, जिसके बाद युवक का शव खुशी गार्डन के पास ड्रेन के किनारे पड़ा मिला। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने युवक की हत्या क्यों की। पुलिस मंगलवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद करेगी। बोल रहा हूँ जी बबलू का, जिसकी आज इन्होंने जो मतलब उसकी हत्या कर दी है। भाई हमारी शासन और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मतलब जो पकड़े गए वो तो पकड़े गए, जिसके अलावा जो फरार है या जो भी साजिश करता है, भाई शासन प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है भाई उसको मतलब जहाँ भी वो भाग रहे हो कहीं भी है उसको पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। तो नहीं पकड़े गए तो फिर आगे की कार्रवाई फिर अपना आप देखिए। नहीं जी ऐसा कि मतलब दुश्मनी का कोई नहीं है भाई किसी दुश्मनी है। वो तो शरीफ लड़का था। इन्होंने पी खा के पता नहीं इन्होंने क्या करा क्या नहीं। लड़का तो बहुत शरीफ था जी, आज तक कभी नहीं कहीं भी लड़ा वो लड़का। किसी के ऊपर शक नहीं जी, कोई शक नहीं है। पर जिसका मतलब नाम है भाई इनमें से एक फरार है, इन्होंने बता भी दिया। तीनों चारों जो अंदर है उन्हीं से उड़वाया जाए, वही बताएंगे सारी कहानी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। उन छात्रों को जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एसडी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऑफलाइन परीक्षा की क्या यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है और ऑनलाइन पर किस तरह से मॉनिटरिंग रहेगी। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। 10 तारीख को परीक्षाएं शुरू हैं डॉक्टर साहब, तो कैसे आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है? सबसे पहले तो जो 10 तारीख से जो फाइनल सेमेस्टर है अलग अलग कोर्सेज़ का, जो ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं उसका जो 4th सेमेस्टर है वो फाइनल सेमेस्टर है, जिसकी परीक्षाएं रेगुलर की हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं उनकी जो है पिछले सेमेस्टर में जो रीअपीयर हैं दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की, उसकी परीक्षाएं भी हो रही हैं। और जो विद्यार्थी इस समय छठे सेमेस्टर में उनकी चौथे सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर की री की परीक्षा भी हो रही है। इसको बात को संक्षिप्त में किया जाए तो जो फाइनल सेमेस्टर हैं उसकी तो जो रेगुलर की परीक्षा है और पास आउट वालों की और फाइनल सेमेस्टर की इससे पहले जो सेमेस्टर से जो इवन सेमेस्टर हैं उसकी परीक्षाएं भी हैं। और जो चौथे सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी दूसरे सेमेस्टर की रीअपीयर की परीक्षा भी है। ठीक है नहीं? तो इस परीक्षा में जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं। और विद्यार्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और परीक्षा के स्वरूप के बारे में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे परीक्षा जो है संचालित की जाएगी। वो सब विश्वविद्यालय से दिशा निर्देश आ चुके, सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो 10 से परीक्षा प्रारंभ होगी। आपके माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को
परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात कि परीक्षा का इसका संचालन कैसे होगा, 2 विकल्प हैं, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ठीक, ऑनलाइन में के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई विद्यार्थी किस विकल्प से परीक्षा देगा, महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार अपने स्तर पर सभी विद्यार्थियों से उसकी ऑप्शन ली है। हमने गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया, सभी विद्यार्थियों के पास भेजा और विद्यार्थी से हमने सूचना ली कि वो ऑनलाइन से परीक्षा देना चाहेगा या ऑफलाइन से परीक्षा देना चाहेगा। और इस माध्यम से हमें लगभग 60 विद्यार्थियों ने ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से उन्होंने अपनी जो है रुचि, हाँ जी, उनकी इच्छा 60 विद्यार्थियों की ऑफलाइन से है और बाकी जो विद्यार्थी हैं लगभग 3000 की संख्या में, इसमें नियमित भी आ गए, इसमें पास आउट भी आ गए, उन्होंने ऑनलाइन का विकल्प चुना है। अब जो ऑनलाइन परीक्षा होगी वो कैसी होगी, जैसे 10 बजे का समय, 10 से 1 का समय है विश्वविद्यालय की परीक्षा का, तो 9:45 पे सवेरे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की मेल पर प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाएगा, संबंधित प्रश्न पत्र जो उस समय का होगा, उस सत्र का होगा। और महाविद्यालय वो जो प्रश्न पत्र होगा उसे जो महाविद्यालय का वेबसाइट है उसके ऊपर डिस्प्ले कर देगा, पोस्ट कर देगा तुरंत लगभग 10 बजे तक। साथ ही साथ हमने सभी विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने उनके जो लेटेस्ट फंक्शनल ईमेल आईडी हैं और जो लेटेस्ट उनके फंक्शनल जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनकी सूचना भी ले ली है, जो ग्रुप बनाए गए हैं, और वो ग्रुप पिछले 4-5 दिन में हम बना चुके हैं। तो विद्यार्थियों से गूगल फॉर्म के माध्यम से उनका जो वर्किंग ईमेल आईडी है और जो व्हाट्सएप नंबर है वो सूचना लेके हमने संबंधित जो हमारे शिक्षक जिनकी ड्यूटी लगाई है उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना दी हैं। तो जो प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय से आएगा उसे यथा समय 10 बजे महाविद्यालय के वेबसाइट, जो हमने बच्चों को बता दिया है कि हमारा वेबसाइट का एड्रेस क्या है, उस पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा। बच्चे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रश्न पत्र को। अतिरिक्त इसके अलावा इसके बच्चों की सुविधा के लिए विद्यार्थियों की जो ईमेल आईडी जो हमने उनसे ली हैं उस पर प्रश्न पत्र को सभी विद्यार्थियों को मेल किया जाएगा। और तीसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी विद्यार्थी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उसमें भी प्रश्न पत्र को डाल दिया जाएगा सवेरे 10 बजे। तो विद्यार्थी के पास 3 विकल्प हैं। विद्यार्थी के पास प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचेगा, विद्यार्थी के पास प्रश्न पत्र ईमेल के माध्यम से पहुंचेगा और विद्यार्थी प्रश्न पत्र को वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है। और चौथा, विद्यार्थी प्रश्न पत्र को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है। तो ये वेबसाइट से जो महाविद्यालय में आने का जो समय है केयू के से जो, तो यहाँ पर किस समय आएगा, या इससे पहले कई बार क्या है परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, इस तरह की व्यवस्था भी रहती है, तो अब की बार क्या इसको देख करके चला है, अब की बार क्या गाइडलाइंस दी गई हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें परीक्षा की गोपनीयता जो है, कॉन्फिडेंशियल जो एक नेचर होती है, वो इस प्रकार से व्यवस्था, सारी प्रणाली जो है उसकी योजना बनाई है, नियोजित किया है कि इसमें लीक होने का कोई संभावना नहीं है। 10 बजे प्रश्न पत्र प्रारंभ होना है, यानी 10 बजे प्रश्न पत्र विद्यार्थी को उपलब्ध कराना है, तो महाविद्यालय को प्रश्न पत्र 9:45 पे जो है रिसीव होगा विश्वविद्यालय से। और वो जो 10-15 मिनट का समय दिया है महाविद्यालय को, उस 15 मिनट के समय में ही हमें उसको अपने वेबसाइट पे भी डालना है, हमने उसको मेल भी करना है, हमने उसको व्हाट्सएप भी करना है। तो 15 मिनट का समय आप समझें कि बस जस्ट सफिशिएंट होगा। मुश्किल से हम 15 मिनट में ये काम जो है बहुत जल्दी करके कर पाएंगे। समय लगता है हर काम में थोड़ा, 15 मिनट का समय कोई ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे कोई लीक होने की कोई संभावना उसकी नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया पर भी जाएंगे, लेकिन जो ऑफलाइन है, कोविड चल रहा है, किस तरीके से उनकी जो क्लास में बैठाने की व्यवस्था है, वो किस तरह की तैयारियां हैं? कोई मास्क लगा कर नहीं आता, तो उसको लेकर के क्या जो प्रक्रिया है, रूपरेखा तैयार की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको थोड़ा ऑनलाइन के बारे में पहले और थोड़ा बताना चाहूँगा, फिर ऑफलाइन पे हम चर्चा करते हैं। ऑनलाइन में जब विद्यार्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया, उसने व्हाट्सएप से या ईमेल से या वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लिया, वो विद्यार्थी अपने घर पर ही या उसका जो सुविधाजनक स्थान है वहाँ बैठ के वो प्रश्न पत्र को हल करेगा। तो विश्वविद्यालय ने जो आंसर शीट है उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, वो भी विद्यार्थियों को बताया है कि भी आपका A4 के साइज़ का पेपर होना चाहिए, वो लाइन्ड पेपर होना चाहिए,
और उसके ऊपर क्या क्या जानकारी विद्यार्थी अंकित करेगा, अपना नाम और कक्षा और रोल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से और जो जानकारी आवश्यक है वो विश्वविद्यालय ने एक प्रारूप दिया है कि आंसर शीट का प्रारूप क्या होगा। उसी प्रारूप में विद्यार्थी को अपने प्रश्न पत्र को हल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और 20 पेज हो सकते हैं उसकी उत्तर पुस्तिका में। और विद्यार्थी जो है उसको प्रश्न पत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करके वो विद्यार्थी उसका PDF बनाएगा, और PDF बना के वो महाविद्यालय को जो ईमेल आईडी महाविद्यालय ने विद्यार्थी के साथ शेयर की है उस पर वो उसको PDF के फॉर्मेट में भेज देगा। इस सारे काम के लिए कि 10 बजे विद्यार्थी ने पेपर को डाउनलोड किया, तत्पश्चात उसने अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर प्रश्न पत्र को हल किया, तत्पश्चात उसने उसका PDF बनाया और महाविद्यालय को मेल किया। इस पूरे प्रोसेस के लिए उसको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में उसकी PDF महाविद्यालय में जो ईमेल आईडी बताई गई है उस पर पहुंचनी चाहिए। और इस दौरान विद्यार्थी इस प्रकार से स्वतंत्र नहीं है कि विद्यार्थी घर बैठा है, उसने पुस्तक को खोल लिया या उसने किसी विशेषज्ञ की कोई सहायता ले ली, ठीक है, कोई अनफेयर मीन्स यूज़ कर लिया। इस जो ऑनलाइन परीक्षा है इसमें भी प्रॉक्टरिंग होगी, इसका भी इन्विजिलेशन होगा, इसका भी निरीक्षण होगा। निरीक्षण कैसे होगा कि महाविद्यालय अपने स्तर पर अपने शिक्षकों की ड्यूटी लगाएगा, और अपने जो शिक्षक होगा हमारा, हमने एक शिक्षक को मान लीजिएगा 50 विद्यार्थी जो हैं उनके निरीक्षण का कार्य, ऑनलाइन परीक्षा के निरीक्षण का कार्य 50 विद्यार्थियों का हमने मान लिया एक शिक्षक को दे दिया। तो वो शिक्षक जो होगा परीक्षा से 1 दिन पूर्व वो गूगल मीट वाला जो ऐप है उस पर मीटिंग को कॉन्फ़िगर करेगा, मीटिंग का लिंक क्रिएट करेगा 1 दिन पहले, और वो मीटिंग जो होगी उसका जो लिंक होगा वो अगले दिन जो परीक्षा होनी है, जैसे सवेरे 10 बजे होनी है, परीक्षा की तिथि और परीक्षा के समय के अनुसार लिंक को क्रिएट करेगा 1 दिन पहले, और उस लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों को भेज दिया जाएगा। तो विद्यार्थी 10 बजे जब अपना प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करेगा तो वो उस लिंक को क्लिक करके गूगल मीट के माध्यम से हमारे टीचर के साथ अटैच हो जाएगा, और विद्यार्थियों को निर्देश दे दिया गया है कि जब वो प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो जो उनका वेब कैम होना चाहिए या मोबाइल का कैमरा होना चाहिए वो चेहरे के सामने होना चाहिए, ताकि टीचर जो है वो विद्यार्थी को प्रश्न पत्र करते हुए देख सके। इस प्रकार से परीक्षा का संचालन होगा। तो एक मेरी जो जानकारी है कि इसमें 20 पेज जो है भरने, 50% जो है फ़िलहाल परीक्षा देनी है। इसमें अब की बार जो गाइडलाइन है ऐसी जानकारी दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो असमर्थ हैं ऐसी स्थिति से, और कहीं जगह नेटवर्क नहीं होता है, अपलोड के समय पर नहीं अपलोड हो पाती है। इस तरह की भी बातें जो है सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर के कोई एडिशनल ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, सोची गई? देखिए, एक तो विद्यार्थी को जो आप बात कह रहे हैं उत्तर पुस्तिका मान लिया उपलब्ध नहीं है, जो प्रारूप विश्वविद्यालय ने दिया उसको वो डाउनलोड नहीं कर पाया, प्रिंट आउट नहीं ले पाया, तो भाई A4 का कोई भी पेपर ले ले, उस पर लाइन अपने हाथ से लगा ले और उसके ऊपर जो जानकारी विश्वविद्यालय के प्रारूप में अंकित है उसके अनुसार जानकारी दे दे, तो वो तो घर पे भी अपनी जो है बना सकता है। प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है और समय की जो सीमा एक तय की गई है उसके बाद अपलोड नहीं होता है, नेटवर्क चला जाता है। कुछ जगह ऐसे भी हैं बच्चे जो असमर्थ हैं मोबाइल सामने गूगल इस तरह की व्यवस्था के साथ। आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में गरीब को लेकर के जब पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन इस तरह की कई जगह नहीं मिलती, आमतौर पर सभी जगह है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम तो कभी भी कहीं भी आ सकती है। उसको लेकर के कोई अलग से अपलोड की स्थिति मान लो समयबद्ध नहीं हो पाती है, तो किस तरह से आपकी बात रखा? देखिए, जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो पॉलिसी में कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउटफुलनेस, कोई संशय का कोई स्कोप नहीं होता, ठीक है। अब यदि कोई विद्यार्थी के साथ नेटवर्क के, इंटरनेट के, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं और वो समय पर अपना PDF प्रिपेयर करके बना के 1 बजे तक का समय, जो प्रातःकालीन सत्र है, शाम को 2 से 5 परीक्षा है, यदि सायंकालीन सत्र है तो जो प्रातःकालीन सत्र है उसका जो PDF ऑनलाइन परीक्षा है उसमें 1 बजे तक आना चाहिए, सायंकालीन का 5 बजे तक आना चाहिए। अब बात यह है कि यदि वो कनेक्टिविटी नहीं है और 1 बजे भेज पाने में असमर्थ है, अब इसको हम यूँ कहें कि भी इसका मतलब तो 2 बजे तक कनेक्टिविटी नहीं हुई, या शाम को 4 बजे तक नहीं हुई, या अगले दिन तक भी नहीं हुई, इसका तो कोई हल नहीं है, ना कोई ऐसे दिशा निर्देश हैं। लेकिन व्यवहारिक बात यह है
व्यवहारिक बात यह है कि मान लिया 1 बजे का समय है हमें मेल रिसीव करने का, 1:02 पे कोई मेल आ जाता है या 1:03 पे कोई मेल आ जाता है, 2 मिनट 3 मिनट, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरीके से कि भाई मतलब विद्यार्थी ने प्रयास किया, वो 2 मिनट उसमें कोई देरी हो गई, उसको अपलोड करने में देरी हो गई, वो बात तो समझ में आ जाती है जो ठीक है। लेकिन यदि इसका कोई व्यवस्था का इंटरनेट कनेक्टिविटी के नाम पे कोई दुरुपयोग करना चाहता है, ठीक है जी, वो मतलब जो समय निर्धारित है उस समय के पार जाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो निरीक्षण होगा ऑनलाइन का, जो ऑनलाइन का निरीक्षण होगा गूगल मीट के माध्यम से, कुछ 6 घंटे तो निरीक्षण नहीं होगा उसका, ठीक है, वो उसके बाद परीक्षा के समाप्त होने के उपरांत का जो समय है उसके बाद वो कुछ उसमें लिखना चाहता है, कोई सहायता लेना चाहता है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक कारण बता के उसको देरी से सबमिट यदि करना चाहता है, यानी व्यवस्था का दुरुपयोग करता है, तो वो बात समझ में आ जाती है। इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ कुछ जेन्युइन कोई 2-3 मिनट की कोई देरी हो जाती है और विद्यार्थी उसको एक्सप्लेन करता है कि मैं 5 मिनट देरी हो गया, ठीक है, अपना कारण बताता है, ठीक है, उस कारण को समझ के हम उसके अनुसार निर्णय लेंगे, ठीक है, वो केस टू केस निर्णय होगा, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो जो परीक्षार्थी यहाँ पर आएंगे ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए डॉक्टर साहब, तो व्यवस्था मान लो उनकी जो रूटीन चेकअप है या थर्मामीटर से उनकी की जाती है, तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है क्या? किस तरह से हर महाविद्यालय में इस तरह की व्यवस्था पर क्या प्रारूप तैयार किया गया? एक तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा के लिए आएंगे उनकी संख्या मात्र 60 है हमारे महाविद्यालय में, और मेरा अनुमान ये है कि अन्य महाविद्यालयों में भी ये संख्या जो है वो बहुत कम होगी, 50-60 के आसपास होगी, ये बहुत अधिक संख्या नहीं है। फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमें प्रेस्क्राइब किए हैं, कि जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग भी है, जिसमें उनको सैनिटाइज भी करना है, जिसमें मास्क भी विद्यार्थी लगा कर रखेंगे, ठीक है, एक कमरे में विद्यार्थियों को किस प्रकार बैठाया जाए कि उनमें दूरी बनी रहे, उन सब सावधानियों को हम बरतेंगे। और यदि कोई विद्यार्थी मास्क लगाकर नहीं आता, मास्क लगाना अनिवार्य है, विद्यार्थी को मास्क लगाकर आना चाहिए। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी मास्क लगाकर नहीं आया या उसके जो मास्क के जो प्लास्टिक लगाते हैं, ठीक है, उसका कोई मास्क का प्लास्टिक टूट गया, मास्क उसका प्रयोग करने लायक नहीं रहा या गंदा हो गया किसी कारण से, ठीक है, तो महाविद्यालय में हम कोई विद्यार्थी बिना मास्क के आता है तो हम परीक्षा से तो वंचित उसको इस कारण से नहीं करेंगे, हम उसको मास्क भी उपलब्ध करा देंगे मास्क भी। लेकिन मास्क को उपलब्ध कराने की जो सूचना आपके माध्यम से दे रहा हूँ, इसका मतलब विद्यार्थी ये ना निकालें कि भाई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क तो वहाँ पर मिल ही जाएगा। इसका अर्थ ये ना निकालें हम विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं और विद्यार्थी मास्क न लगाने के कारण परीक्षा से वंचित होता है, उसका 1 साल खराब होता है, ये शिक्षक का दर्द होता है। इसलिए ये व्यवस्था यदि हम आपके लिए करेंगे तो इसको मजबूरी की व्यवस्था माने, इसका दुरुपयोग ना करें, है ना, ये अति आवश्यक है जो। और दूसरा जो पहले ऑनलाइन की बात आप कर रहे थे, उसमें विद्यार्थी ये सुनिश्चित करे, देखो विद्यार्थी को जब मालूम है कि वो ऑनलाइन विकल्प से परीक्षा दे रहा है, जबकि विद्यार्थी को ऑफलाइन विकल्प भी दिया गया था, जब वो ऑनलाइन विकल्प उसने चयन किया परीक्षा देने का, तो ये सुनिश्चित करे कि उसके पास एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ज़रूरी। ऐसा नहीं कि भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए कहे जी मैं तो 2 बजे भेजा या 3 बजे भेजा, 2 मिनट की बात तो समझ में आ जाती है कि 2-3 मिनट विद्यार्थी को देरी हो गई, कुछ कनेक्टिविटी की भी दे रखी है सुविधा। जब ऑफलाइन की सुविधा है उसके बाद भी आपने ऑनलाइन के विकल्प का चयन किया, तो ऑनलाइन के लिए जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, जितनी भी स्पीड उसकी चाहिए, वो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास वो जो तकनीकी संसाधन हैं वो उपलब्ध हैं कि आप ऑनलाइन के माध्यम से जो दिशा निर्देश हैं विश्वविद्यालय के, उसके अनुसार परीक्षा दे पाएँ और ईमेल कर पाएँ। एक जानकारी और जो परीक्षार्थी हैं उनको अपील और किस तरह से आग्रह रहेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हर सीट पर रोल नंबर लिखना भी अनिवार्य है, एक तरफ से ही उसको आप लिख सकते हैं 20 पेज तक जान, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप दर्शकों को एक अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें संदेश सिर्फ ये है कि ऑनलाइन का ये जो परीक्षा का जो माध्यम है, ये जो कोविड के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये एक पहला अनुभव है हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों का भी, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षा भी, ऑनलाइन प्रणाली से परीक्षा भी, वहाँ इस प्रकार के व्यवस्थाएं होती हैं और वहाँ की संस्थाओं को भी और शिक्षकों को, विद्यार्थियों को भी इसका अनुभव होता है, उनके लिए बहुत सामान्य सहज होता है
यह व्यवस्था ऑनलाइन की हरियाणा में यहाँ महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पहली बार जो है इसको अपनाया जा रहा है। तो हमारे लिए महाविद्यालय के लिए पहला अनुभव है, विश्वविद्यालय के लिए पहला अनुभव है, विद्यार्थियों के लिए पहला अनुभव है। फिर भी इसकी भरपूर तैयारी की गई है। हर जगह पग पग पे कहाँ कहाँ क्या क्या असुविधा विद्यार्थी को आ सकती है, अनेक बैठकें करके विश्वविद्यालय ने आंतरिक बैठकें की, विश्वविद्यालय ने प्राचार्यों के साथ बैठकें की, सबके सुझाव लेके जो है एक इस प्रणाली को इसको विकसित किया है। मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार से परीक्षा के संचालन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान आए, किसी प्रकार की कोई समस्या आए। सभी दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के साथ सबके साथ साझा कर लिया है। मुख्य रूप से बात सिर्फ ये है कि जो उसका जो उत्तर पुस्तिका होगी उसके प्रारूप में सभी विद्यार्थियों को वो भेजा हुआ है। उसके पहले पन्ने पे, पहले पेज पे क्या क्या सूचना विद्यार्थी को भरनी है विश्वविद्यालय की ओर से, वो हमने विद्यार्थी को बता दिया, वो उसको भरेगा। तत्पश्चात प्रत्येक पेज पे विद्यार्थी के हस्ताक्षर होने हैं, उसको बता दिया गया है। प्रत्येक पन्ने के ऊपर जो है जो प्रश्न पत्र विद्यार्थी हल कर रहा है उसका कोड लिखा जाएगा, वो भी इसको बता दिया है। और जो सूचना लिखी जाएगी बता दिया है। तो वो विद्यार्थी ये कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं कि इनको हमने जब उत्तर पुस्तिका के अलग अलग पन्नों पे क्या क्या सूचना जो है विश्वविद्यालय की ओर से वांछित है वो सूचना इनको दे दी है। बड़े विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन में हैं, कॉलेज में हैं, समझते हैं सभी दिशा निर्देशों को, और समझदार विद्यार्थी हैं, वो उसका पालन करेंगे। कोई इस प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे एसडी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी। उन्होंने बताया कि जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उसको लेकर भी व्यापक तैयारी कर चुके हैं, और साथ के साथ ऑनलाइन किस तरह से प्रक्रिया रहने वाली है उन तमाम बातों पर भी उन्होंने आसान तरीके से, यदि आप कोई भी छात्र छात्रा जो कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं वो अभी भी कॉलेज से भी ले सकते हैं, और इस वीडियो में आप देखकर आप बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, उसको लेकर भी हम आप तक इन तमाम बातों पर बताने वाले हैं। जी, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर जो है आपके माध्यम से साझा कर रहा हूँ। कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो STPG कॉलेज का है या किसी अन्य महाविद्यालय का है, कोई परीक्षा से संबंधी कुछ भी कोई असुविधा होती है, असुविधा अर्थात जानकारी की, संचालन तो संबंधित महाविद्यालयों ने करना है, कोई जानकारी का कोई अभाव है, कोई भ्रम है, कन्फ्यूजन है, मेरे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे बात करना संभव नहीं होगा, आप व्हाट्सएप कर दें, अपनी समस्या बता दें, मैं तुरंत जैसे ही उसको देखूंगा मैं उसको रिवल्ट करूंगा, आपको जवाब दूंगा। तो यहाँ पर जो है नंबर भी जारी किया गया है, और इसके ज़रिए आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं उन तमाम छात्र छात्राओं को परीक्षा से संबंधित व किसी भी तरह से आप अपनी जानकारी डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी से ले सकते हैं। उसको लेकर उन्होंने अपना नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से आप ले सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर भी जारी किया है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। पानीपत जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहा है। ताज़ा मामला संभालका ब्लॉक से सामने आया है, जहां करहंस के पास GT रोड स्थित राणा ढाबे के सामने सड़क निर्माण का काम कर रहे पॉपलाइन ड्राइवर की डंपर के टक्कर लगने से मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल 26 वर्षीय पिंटू नाम का पॉपलाइन ड्राइवर मशीन के पास खड़ा हुआ था, और उसी समय उसी रोड पर काम करने वाला एक डंपर चालक ऑपरेटर को लेकर रोड पर आ रहा था। डंपर चालक ने मशीन के पास खड़े युवक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर एम्बुलेंस के द्वारा पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य करने वाले पॉपलाइन ड्राइवर को आज एक पिंटू नाम के ड्राइवर की मौत हुई है। जिस रोड पे जो काम चल रहा था उसमें चैन के नीचे आ गया जैसे जिसमें उसकी मृत्यु हुई। कहाँ का था सर वो? यूपी का रहने वाला बताया जाए। ट्रक ने टक्कर मारी है उसको। ट्रक की टक्कर लगने से हुई सर? हाँ, देख रहे हैं अभी क्या मैटर अभी तक। उसी रोड पर काम करने वाला डंपर चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाश शुरू कर दी गई है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। 4 महीने बाद हुई निगम हाउस की हंगामेदार बैठक में हुए भ्रष्टाचार के खुलासे, विधायक ने पेश किए सबूत। लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार को नगर निगम हाउस मीटिंग में अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारनामे रिकॉर्ड व सबूत के साथ सामने आए। शहरी विधायक प्रमोद विज की नगर निगम में सक्रियता देखकर 6 साल में पहली बार ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा भी मीटिंग में पहुंचे।
विज ने सदन को सबूत के साथ बताया कि नगर निगम अधिकारियों को अगर कमीशन खाना हो तो यह इतनी तेज गति से काम करते हैं जितना शायद ही कोई विभाग ना करे। विज ने कहा कि रिकॉर्ड बता रहे हैं कि निगम अधिकारियों ने 21 दिन में नाला निर्माण का टेंडर लगाकर काम पूरा कर ठेकेदार को 50 लाख रुपए भी दिए हैं। इस तरह 1 साल में बनने वाला नाला तत्कालीन एससी और कमिश्नर ने बैक डेट में साइन करके केवल 21 दिन में बनवा दिया। ये है करप्शन का लेवल आपके निगम के अंदर, जो निगम 21 दिन में 50 लाख का टेंडर लगा देता है, काम पूरा कर देता है। ये बहुत दुखदायी घटना है। और ये एक नहीं है, इसका जो टेंडर कंट्रैक्टर है कोई आदर्श कोली कोऑपरेटिव है, उससे सिर्फ ये काम नहीं है, 20 दिन में सिर्फ ये काम नहीं हुआ उससे। अगला टेंडर मैं आपको दिखाता हूँ, सेम कंट्रैक्टर सेम डेट 18/11 को रिलीज होता है, 9/12 को कंप्लीट हो गया। अलग टेंडर अलग जगह है, वार्ड नंबर 24, ठेकेदार सेम है। ये काम भी इसने 21 दिन में कर दिया और उसी की सीक्वेंस में सब कुछ जो मैंने आपको पहले बताया, कुछ भी फर्क नहीं है। सब डेटें फर्जी डाली हुई है, वही 18/11, वही 9/12, वही बुनियादी शायद 20/1/20 इस पे 20/1/20 के है। और उसके बाद एससी साहब से साइन है जो 17 तरीक को यहाँ से 4 लेके जा चुके हैं। और इसके बाद थर्ड पार्टी के कमेंट्स भी हैं और पार्षद के कमेंट्स भी हैं। उसके बाद जो पेमेंट फुल एंड फाइनल है, इसमें भी फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, क्योंकि एससी ने साइन करने थे और गलती उससे होगी, उसने ध्यान नहीं दिया कि पुरानी ने डेट क्या डाली हुई है, नहीं तो ये पकड़ में भी नहीं आती बात। अभी तो ये कुछ ही केस दिखा रहा हूँ आपको, जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कमिश्नर साहब, आपको मैं रिटर्न में कंप्लेंट दे रहा हूँ, रिटर्न में डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आपके निगम के डॉक्यूमेंट बनाए हुए, मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, ये सब निगम ने मुझे प्रोवाइड किए हैं। आप इसकी छानबीन नहीं करेंगे, आप इसकी एफआईआर के लिए मेरी प्रार्थना है निगम इस चीज को अप्रूव करे कि इसकी एफआईआर बनती है सरकारी। इसकी एफआईआर होनी चाहिए। और मैं मिलने की बात और बताऊँ, वो कागज भी मैं पिछले साल आपको दूंगा, और आपने मुझे प्रोवाइड किया निगम ने, मेरा अपना जरिया कागज निकालने का। जो पेमेंट 8 करोड़ 63 लाख रुपए की निगम ने 4 जून और 8 जून के बीच में की है, 100% वोचर के ऊपर साइन रमेश बागड़ी। क्या ये उचित है? जून की पेमेंट में ऐसी जो चला गया जनवरी में, वो साइन कर रहे हैं, ये बैक डेट नहीं है, कौन क्या है? माननीय मुख्यमंत्री के महिपाल जब है जितना मर्जी पैसा ले आए, जितना मर्जी अनाउंसमेंट हो जाए, सीएम अनाउंसमेंट हो जाए, अगर पैसे का दुरुपयोग इस तरह से इस निगम के हो रहा है तो हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी। इस तरह के 3 कारनामों के सबूत उनके पास है और इन्हीं के आधार पर वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद भी शिकायत देंगे। विधायक विज ने अधिकारियों के दूसरे बड़े कारनामे पर कमिश्नर से जवाब मांगा कि सेक्टर 25 में 2000 गज प्लॉट की सीएलयू देने का एजेंडा किस अधिकारी ने शामिल किया है। यह सुन सभी अधिकारियों ने चुप्पी साध ली और कमिश्नर सुनील कुमार भी इसका जवाब नहीं दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।